और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। सम्यक कॉन्फ्रेंस के तहत रविवार को चक्कर रोड के वरड मैरिज लॉन में बेरोजगारी पर व्याख्यान हुआ। इस मौके पर सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित युवाओं को संकल्प दिलाया कि वे आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू करने हेतु मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से जातिगत जनगणना सुनिश्चित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मंडला के विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले, कार्यक्रम के समन्वयक अरुण गोटी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत बागदरे, जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा आदि उपस्थित थे। अब युवा साथियों, मैं एक 5वें मुद्दे पे आता हूं। ये बड़ा ही चिंतन और चिंता का विषय है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो मैदानी क्षेत्र में जातिगत उपेक्षा के शिकार समाज, जिसको अनुसूचित जाति वर्ग का कहा जाता है, उनके लिए व्यवस्था दी गई कि इनको मुख्य धारा से जोड़ना है तो इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। उसी प्रकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी वर्ग वास्तव में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे, विकास की किरणें उनके तक नहीं पहुंची थी, तो उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ, उससे रिजल्ट आया कि देश में 7.5% आदिवासी आबादी है और 15% शेड्यूल कास्ट की। इस प्रकार 22.5% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों का सर्वे हुआ, वहां 80% तक आदिवासी थे। तो ये बात सामने आई सरकार की कि हम कैसा आरक्षण कर रहे हैं, इसमें तो लाभ मिलेगा ही नहीं। तो केंद्र ने राज्यों को अधिकार दिया कि राज्य इस वर्ग की आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करें। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आ गया कि कोई भी राज्य 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता। इसी बात को बार बार आप लोगों के सामने रखा जाता है कि 50% से आरक्षण कोई राज्य अधिक नहीं दे सकता। अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश पे हम आ जाते हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 20% आबादी आदिवासी वर्ग की है और 16% आबादी शेड्यूल कास्ट। दोनों की आबादी मिला के हो गई 36%। कुछ सालों बाद 1979 में, याद करने योग्य विषय है, आपस में चर्चा करने का नहीं, चर्चा बाद में कीजिएगा, पहले इसको याद करिए कितना बड़ा अन्याय हुआ है। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ, मंडल आयोग बना। 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई ही नहीं थी, उन्होंने 1931 के ही आंकड़े लिया। अधिकांश जातियों को आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग में रखा गया। मैं आर्थिक आधार बोल रहा हूं, जरा इस पे ध्यान दीजिए। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई या पिछड़ा वर्ग में जिन जातियों को शामिल किया गया, वो सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर था। तो आर्थिक आधार पर अधिकांश जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया और उनकी आबादी का कैलकुलेशन किया गया कि देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। मंडल आयोग ने रिपोर्ट दिया 1985 में कि देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के तहत हम 50% से अधिक आरक्षण नहीं कर सकते, इसलिए पहले से ही 22.5% लगभग अर्थात 23% आरक्षण लागू है। तो हम 27% आरक्षण की सिफारिश ओबीसी वर्ग के लिए करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई ही नहीं, तो इन आंकड़ों पर विश्वास कैसे किया जाए। नंबर 1। नंबर दूसरी उनकी आपत्ति यह थी कि यदि देश में 44% आबादी, 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो हम इनको 27% आरक्षण क्यों दे रहे हैं? आखिर इनका 17% हम किसे देंगे? तो उन्होंने इन सिफारिशों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए लागू करने से तत्काल इंकार कर दिया। लेकिन वीपीसी की सरकार बनी, बड़े जल्दीबाजी में थे श्रेय लेने के लिए
और उन्होंने त्रुटिपूर्ण सिफारिश को लागू कर दिया। अब राष्ट्रीय स्तर पर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए सुनिश्चित हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पहले से ही 36% आरक्षण था एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, वहां यदि 27% देते तो 63% हो जाता, इसलिए मजबूरी में 14% देना पड़ा। ओबीसी वर्ग के युवाओं ने सबने सोचा कि क्या करना है अपने को, हम पहले भी जनरल में थे, अभी भी जनरल रहेंगे। अधिकांश ओबीसी वर्ग के युवाओं ने जनरल कैटेगरी में ही आवेदन किया, जनरल कैटेगरी में ही अपना फॉर्म भरते रहे। लेकिन हाल ही में साल, 2 साल, 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय पुनः आ गया और उसमें व्यवस्था दी गई कि आरक्षित वर्ग का आवेदक अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता। तब से बड़ी ज्वलन समस्या खड़ी हो गई, बड़ी विकट परिस्थिति सामने आ गई। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य की कल्पना करें, जहां भिन्न भिन्न सर्वे से पता चला कि 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है, 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है। यह 54% आबादी यदि 14% आरक्षण लेती है तो इनका 40% जो हिस्सा है वो किसे मिलेगा? कितना बड़ा अन्याय है। यह अत्यंत सोचनीय विषय है या नहीं? इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब हल्ला मचाना शुरू किया कुछ लोगों ने कि नहीं, ओबीसी के लिए 27% तो होना ही चाहिए। पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने घोषित कर भी दिया था, फिर कोर्ट में गया, फिर कोर्ट से रुक गया। ये सब प्रक्रिया है। मैं न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकता। न्यायालय में बैठे जज को मैं भी भगवान के समान मानता हूं। जो भी न्यायाधीशों को अगर मेरी बात बुरी लगे तो ये बात नोट कर ले कि मैं उनको भगवान के समान मानता हूं। लेकिन भगवान भी गलत निर्णय ले तो हम भगवान को भी बोलने लगते हैं, अरे भगवान कैसे हो, हमारे लिए ऐसा निर्णय कैसे ले लिए। तो हम न्यायालय भी अगर गलत निर्णय लेगा तो बोल ही सकते हैं ना कि न्यायालय ने तो गलत निर्णय लिया। न्यायालय को देखना तो चाहिए कि 54% आबादी वालों को 14% आरक्षण में कैसे चलेगा। और हमारे मेरे प्रिय डॉक्टर अशोक मस्कोले जी आप लोगों के बीच धारे हैं, जो आदिवासी नेता भी हैं, विधायक हैं निवास के, और आदिवासी वर्ग के लिए संघर्ष भी करते हैं। इनको पता होगा विधायक होने के नाते कि विधायिका के पास ज़्यादा पावर होता है, संसद के पास ज़्यादा पावर होता है। संसद में कानून बनाया जा सकता है और न्यायालय को उस कानून को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और यदि आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित नहीं हुआ है तो इसके लिए झकास सफेद कपड़े पहनने वाले नेता दोषी हैं। नेताओं ने संसद में क्यों नहीं बिल लाया? क्यों नहीं आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था दी? मैं एक बात और बताना चाहता हूं, राज्यों के पास में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत सर्वे करने का अधिकार है। भले ही आप जनगणना के नाम से ना करें, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम से जातिगत जनगणना कर सकते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2024 को जिस दिन युवा दिवस मनाएंगे उस दिन सरकार का संकल्प पत्र पारित करवा के रहेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा कि मध्य प्रदेश में जातिगत सर्वे कराते हुए आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने की सिफारिश दी जाएगा। और यदि उस मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया, मैं भास्कर राव रोकड़े बोल रहा हूं आप लोगों के साथ मिलकर, उस मुख्यमंत्री को 2 जनवरी 2024 को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। तो जनगणना कैसी होगी? जातिगत आधार पर। एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग, क्या दिक्कत है? जिस वर्ग के जितने होंगे, जैन जितने उतना दे दो, सिख जितने उतना दे दो, आबादी के अनुपात में कर दो। लेकिन एक बात बहुत सोचने योग्य है, चंद युवाओं के मन में ये बात आई होगी कि हम टॉपर हैं, हमारा क्या दोष,
इस आरक्षण व्यवस्था में हमारी योग्यता कहाँ गई? आप बड़ी बड़ी बात मंच पर बैठ के कर रहे हैं मंच से, लेकिन हमारी योग्यता का आपको ध्यान नहीं है। बिल्कुल सही आरोप है आप लोगों का। तो युवा साथियों, हर वर्ग की जो आबादी होगी उस वर्ग की टोटल आबादी का 10% एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए बचा दिया जाएगा, और जो भी सरकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाएंगे, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी वर्ग का हो, तो उनकी कैटेगरी वो मूल कैटेगरी न होकर एक्सीलेंस कैटेगरी मानी जाएगी। तो वर्ग की आबादी के साथ साथ 10% अवसर एक्सीलेंस कैटेगरी के विद्वान युवाओं के लिए मिलेगा। तो आप लोगों की ये शिकायत तो मेरे ख्याल से खत्म हो गई होगी। अब युवा साथियों,